आज हम बात करने वाले हैं महालक्ष्मी मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है 21 सितंबर 2024 बेंगलुरु से। यहीं पर एक एरिया पड़ता है वाली कवल नाम से। इसी एरिया में बसापा गार्डन के पास एक 3 मंजिला की इमारत है। इसी इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा 1 BHK फ्लैट था, जिस फ्लैट में 29 साल की महालक्ष्मी किराए पे रहती थी। पिछले कुछ दिनों से इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग एक अजीब सी बदबू की समस्या से गुजर रहे थे। ये ऐसी बदबू थी जो हर बीतते दिन के साथ और तेज होती जा रही थी। पहले लोगों ने सोचा शायद किसी की ड्रेन की समस्या होगी, फिर लगा किसी मरे हुए जानवर की बदबू होगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए ये बदबू असहनीय हो गई। गंध इतनी ज़्यादा तेज हो गई थी कि बिल्डिंग के अंदर सांस लेना तक मुश्किल हो रहा था। परेशान होकर सारे किराएदारों ने बदबू की जड़ का पता लगाने का फैसला किया। काफ़ी छानबीन के बाद उन लोगों ने नोटिस किया कि बदबू सीधा फर्स्ट फ्लोर के एक ही फ्लैट से आ रही थी, वही फ्लैट जहां महालक्ष्मी रहती थी। एक और बात जो अजीब लगी, उस फ्लैट का मेन दरवाज़ा बाहर से लॉक्ड था और महालक्ष्मी का फ़ोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। ये सारी चीज़ें एक साथ होना कोई आम बात नहीं थी, इसलिए बिल्डिंग के मालिक जीवन राम को कॉल किया गया। जीवन राम ने जब खुद आकर देखा तो हालात और भी ज़्यादा साफ हो गए। बदबू असहनीय थी, फ्लैट बाहर से बंद था और किराएदार का कोई अता पता नहीं था। अब फ्लैट को खोलना जरूरी हो गया था। जीवन राम ने महालक्ष्मी का रेंटिंग के वक्त करा हुआ डॉक्यूमेंटेशन निकाला। एग्रीमेंट के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में 2 नाम लिखे हुए थे, माँ मीना राणा और बड़ी बहन लक्ष्मी। जीवन राम ने उन्हें तुरंत फ़ोन लगाया। लक्ष्मी को बताया गया कि तुम्हारी छोटी बहन के फ्लैट से बहुत तेज बदबू आ रही है, घर बाहर से लॉक्ड है और फ़ोन भी स्विच्ड ऑफ आ रहा है। लक्ष्मी ने ये बात तुरंत अपनी माँ मीना राणा और अपने भाई हुकुम सिंह को बताई। शाम के करीब 7 बज चुके थे, इसलिए ये तय हुआ कि अगले दिन सुबह सुबह सब लोग फ्लैट पर जाएंगे। अब अगला दिन होता है 22 सितंबर 2024। सुबह के वक्त मीना राणा, बड़ी बेटी लक्ष्मी और लक्ष्मी का पति इमरान उस बिल्डिंग पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो बिल्डिंग के गेट के पास आए, बदबू और ज़्यादा तेज हो चुकी थी। बदबू अब सिर्फ फ्लैट के अंदर तक सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी बिल्डिंग के बाहर तक सड़क पर आ रही थी। फ्लैट का मेन दरवाज़ा अभी भी लॉक्ड था, इसलिए डुप्लीकेट चाबी का इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोला गया। ये एक 1 BHK फ्लैट था, इसलिए नक्शा आसान था। मेन दरवाज़ा सीधा एक ही कमरे में खुलता था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक भयंकर बदबू का झोंका हवा के साथ बाहर आया। रूम के अंदर सैकड़ों मक्खियां भिनभिना रही थीं। मीना राणा सबसे पहले अंदर गई। उनके पीछे पीछे लक्ष्मी मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्डिंग करती हुई अंदर जा रही थी। दोनों ने कपड़े से अपने मुंह और नाक ढक रखे थे, फिर भी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लक्ष्मी ने सबसे पहले कमरे से अटैच्ड कंबाइंड बाथरूम और टॉयलेट चेक किए। कमरा तो पूरा साफ था, ऐसे में टॉयलेट या बाथरूम की ही गड़बड़ी से बदबू आ सकती थी। लेकिन टॉयलेट और बाथरूम में कुछ भी खराब नहीं था, ना ज़्यादा गंदगी, ना कोई चीज़ जो इतनी बदबू का कारण बन सके। कमरा छोटा सा था, कोई प्रॉपर बेड भी नहीं था, सिर्फ ज़मीन पर एक चटाई, गद्दा और चादर पड़ा हुआ था। रूम के किनारे से साइड में एक बड़ा सा काले रंग का सूटकेस रखा हुआ था। कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं था जिस पर शक किया जा सके। लेकिन तभी मीना राणा की नज़र एक जगह पर जाकर रुक जाती है, कमरे के उस कोने में जहां सबसे ज़्यादा मक्खियां जमा थीं और जहां से बदबू भी सबसे ज़्यादा तेज़ आ रही थी। ये जगह थी घर का फ्रिज। उस फ्रिज को देखकर मीना राणा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उन्हें अंदेशा हो रहा था कि अगर फ्रिज का दरवाज़ा खुला तो शायद कुछ सामने आएगा जिसे कोई भी माँ नहीं देखना चाहेगी। लक्ष्मी ने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से वॉशरूम की तरफ देखा और जैसे ही वो पलटी, तब तक मीना राणा ने हिम्मत करके फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया था। फ्रिज खुलते ही इतनी गंदी बदबू बाहर निकली कि मीना राणा तुरंत पीछे हट गईं। उनकी आंखों के सामने कुछ ऐसा था जिसने उनकी रूह तक को हिला दिया। फ्रिज के अंदर महालक्ष्मी की लाश रखी थी, छोटे छोटे टुकड़ों में कटी हुई। फ्रिज के 3 शेल्व्स में अलग अलग शरीर के हिस्से रखे हुए थे। टॉप शेल्फ पर हाथ और पैर रखे थे, बीच वाले शेल्फ पर रखे हुए थे छाती और पेट के टुकड़े, और बॉटम वाले शेल्फ पर कंधे और महालक्ष्मी का सर रखा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल सड़ चुका था और शव पर भी कीड़े लग गए थे। अगला पल सिर्फ चीखों का था।
मीना राणा वहीं ज़मीन पर बैठ गईं। उनकी चीख सिर्फ माँ की चीख नहीं, बल्कि वो झटका, वो डर था जो सच को मान भी नहीं पा रहा था। लक्ष्मी के हाथ से मोबाइल फ़ोन गिर चुका था। उसके पैर कांप रहे थे, आंखें फ्रिज के अंदर अटकी हुई थीं। इमरान ने तुरंत बिल्डिंग के बाहर जाकर लोगों से मदद मांगी। किसी ने फौरन पुलिस को कॉल किया। फिर कुछ ही देर में वाली कवल पुलिस स्टेशन की टीम बिल्डिंग पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले पूरा फ्लैट सील किया। मीना राणा और लक्ष्मी को बाहर बिठाया गया। उनकी हालत बोलने लायक नहीं थी। पुलिस जानती थी कि जो लाश फ्रिज के अंदर मिली है वो कोई आम मर्डर नहीं है। इस केस में प्लानिंग थी, टाइम था और बेइंतहा क्रूरता थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पुलिस को फ्लैट के अंदर और भी चौंकाने वाली चीजें मिलीं। फ्रिज के पास रखा हुआ जो बड़ा सा काला सूटकेस था, जब उसको खोला गया, उसके अंदर से महालक्ष्मी के कुछ और बॉडी पार्ट्स मिले। इसका मतलब था कि कत्ल के बाद लाश को सिर्फ छुपाया नहीं गया, बल्कि सोच समझकर अलग अलग जगहों पर स्टोर किया गया। पुलिस ने पूरे फ्लैट का इंस्पेक्शन किया। किचन में मांस काटने वाली छुरियां मिलीं, उन पर खून के छींटे थे। बाथरूम के फ्लोर पर सफाई के निशान थे, लेकिन पूरी तरह से खून साफ नहीं हुआ था। ये साफ दिखा रहा था कि कत्ल फ्लैट के अंदर ही हुआ था और कातिल ने सबूत मिटाने की कोशिश करी थी। पोस्टमार्टम की शुरुआती नतीजों से ये बात सामने आई कि महालक्ष्मी की मौत लगभग 10 से 15 दिन पहले हो चुकी थी। यानी जब बिल्डिंग में बदबू आनी शुरू हुई थी, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था और मांस गलना शुरू हो गया था। अब सवाल ये था कि महालक्ष्मी का मर्डर आखिर किसने किया और क्यों? जब फ्लैट से लाश मिली, तब पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल ये नहीं था कि कत्ल कैसे हुआ, बल्कि ये था कि महालक्ष्मी कौन थी। क्यों घर के अंदर कहीं भी जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं मिले? दरवाजा तोड़ा नहीं गया था, ना ही किसी चीज को उल्टा पुल्टा किया गया था। इसका मतलब एक ही था कि कातिल कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि वही था जिसे महालक्ष्मी पहचानती थी और उसे महालक्ष्मी ने खुद घर के अंदर आने दिया था। अब पुलिस ने महालक्ष्मी के बैकग्राउंड का पता करना शुरू किया। पुलिस ने सबसे पहले महालक्ष्मी के परिवार के बारे में जानकारी निकाली। महालक्ष्मी के पिता का नाम चरण सिंह था और माँ का नाम मीना राणा। परिवार असल में नेपाल के टीकापट्टी इलाके का रहने वाला था, जो काफी साल पहले रोजगार के लिए इंडिया आ गया था। महालक्ष्मी के दो भाई थे, हुकुम सिंह और नरेश, और वो दो बहनें थीं। बड़ी बहन लक्ष्मी, जिसकी शादी इमरान से हुई थी और शादी के बाद उसने अपना नाम शाहिदा बसूला रख लिया था। महालक्ष्मी घर की सबसे छोटी बेटी थी, लेकिन वो सिर्फ बेटी ही नहीं थी, वो एक पत्नी और एक माँ भी थी। उसकी शादी तकरीबन 3 साल पहले हेमंता दास से हुई थी। हेमंता बेंगलुरु में मोबाइल एक्सेसरीज की एक शॉप चलाता था। शादी के कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी भी हुई थी। शुरुआत के कुछ साल सब नॉर्मल रहा, लेकिन धीरे धीरे दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। पुलिस को पता चला कि सितंबर 2023 से महालक्ष्मी अपने पति से अलग रह रही थी। शुरुआत के 4 महीने उसकी बेटी को उसने अपने साथ ही रखा, लेकिन बाद में महालक्ष्मी ने अपनी बेटी को हेमंता दास के पास भेज दिया। उस दिन के बाद से बेटी की जिम्मेदारी हेमंता के ही पास थी। महालक्ष्मी हर 15 से 20 दिन में अपनी बेटी से मिलने जाती रहती थी। दोनों के बीच कोई लीगल डाइवोर्स नहीं हुआ था, वो सिर्फ आपसी असहमतियों की वजह से अलग रह रहे थे, लेकिन कागजों में महालक्ष्मी अभी भी हेमंता दास की ही पत्नी थी। सारी चीजों को देखते हुए पुलिस का शक हेमंता दास पर गया, इसलिए पुलिस ने हेमंता दास को पूछताछ के लिए बुला लिया। हेमंता ने पुलिस को बताया कि महालक्ष्मी का किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा था। इसी बात को लेकर घर में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक दिन हेमंता से नाराज होकर महालक्ष्मी घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। कुछ दिन वो वहां पर अपने माता पिता के साथ रही। उसके बाद वो वाली कवल के इस 1 BHK फ्लैट में शिफ्ट हो गई, जहां बाद में उसकी लाश मिली। पड़ोसियों से बात करने पर पुलिस को पता चला कि महालक्ष्मी लगभग 5 से 6 महीने पहले इस बिल्डिंग में आई थी। वो सुबह लगभग 9:30 पे जॉब के लिए निकलती थी और रात के 10 साढ़े 10 के बीच में वापस आती थी। इसी वजह से उसका पड़ोसियों से ज़्यादा मेल जोल नहीं था। लेकिन कुछ लोगों ने ये ज़रूर बताया
कि उन्होंने महालक्ष्मी को कई बार अलग अलग लड़कों के साथ आते जाते देखा था। कभी कभी वो लड़के रात को भी उसी फ्लैट में रहते थे। ये बात पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। अब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई गईं। एक टीम कॉल डिटेल्स चेक करने में लगी, दूसरी टीम एरिया के सारे सीसीटीवी कैमरास देख रही थी और तीसरी टीम ने हेमंता दास को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया। हेमंता ने पुलिस को 3 लोगों के नाम बताए। एक जहां महालक्ष्मी जॉब करती थी वहां का स्टोर मैनेजर, दूसरा एक कॉमन जान पहचान का दोस्त और तीसरा जिसके ऊपर हेमंता को सबसे ज्यादा शक था। उस आदमी का नाम था अशरफ। हेमंता ने बताया कि उसने एक दिन चुपके से महालक्ष्मी का फोन चेक किया था, जिसमें अशरफ के साथ उसकी बातें, वीडियो कॉल्स और आपत्तिजनक फोटोज मिली। इसी बात पर हेमंता ने गुस्से में नीलामंगला पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कर दी। इसके बाद महालक्ष्मी ने अपनी गलती मनाने की बजाय उल्टा हेमंता पर मारपीट का फेक केस फाइल कर दिया। जब कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स वेरीफाई की गईं, तो हेमंता की कई बातें सही निकलीं, जिनके चलते धीरे धीरे हेमंता सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर हो गया। इसी बीच ये केस वायरल हो गया, जिसके चलते मीडिया ने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स का भी पता लगा लिया। फिर अशरफ का नाम कई जगह सर्कुलेट होने लगा और अशरफ से मीडिया ने ढेर सारे इंटरव्यूज लिए, उस पर मानसिक दबाव बना दिया। लेकिन पुलिस ने इन सब चीज़ों में ना फंसते हुए उसे हिरासत में लेकर उससे अच्छे से पूछताछ की। अशरफ ने पुलिस को बताया कि जब उस पर हेमंता दास ने केस किया था, तभी उसने महालक्ष्मी से सारे संबंध तोड़ दिए थे। उसकी बातों को साबित करने के लिए पुलिस के पास उसके कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल डाटा लोकेशंस थी, जिनमें उसका महालक्ष्मी से काफ़ी समय से कोई लेना देना नहीं था, ये बात सामने आई थी। अशरफ को भी सारी जानकारी के वेरीफाई करने के बाद क्लीन चिट मिल गई। अब पुलिस के सामने एक सवाल बचा था, अगर न पति ने मारा न आशिक अशरफ ने, तो फिर वो कौन था जो महालक्ष्मी के इतना करीब था और जो उसके घर तक आसानी से आता जाता था। इस सवाल का जवाब पुलिस को उसकी जॉब वाली जगह पर मिला और यहीं से ये केस अपनी सबसे खतरनाक दिशा में आगे बढ़ गया। इन्वेस्टिगेशन का अगला कदम पुलिस ने सीधा महालक्ष्मी जहां काम करती थी वहां से शुरू किया। महालक्ष्मी बेंगलुरु के मलेश्वरम एरिया में फैशन फैक्ट्री क्लोथिंग स्टोर में काम करती थी। स्टोर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ना ही कोई पोश जगह थी, लेकिन महालक्ष्मी रोज़ टाइम पर आती थी और काम को लेकर बहुत सीरियस रहती थी। उसके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे थे। सुबह लगभग 9:30 बजे से घर से निकलती थी और रात के 10 या 10:30 के आसपास वो वापस आती थी। ऑफिस में वो ज़्यादा बातचीत करने वाले लोगों में से नहीं थी, शांत रहती थी, अपने काम से काम रखती थी। पुलिस जब स्टोर पहुंची तो बिना किसी हंगामे के एक एक एम्प्लॉय से अलग अलग पूछताछ की गई। कुछ ने बताया कि वो रिजर्व नेचर की थी, किसी ने कहा पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ी परेशान लग रही थी। एक बात पर सबके स्टेटमेंट्स मिलते जुलते थे, हाल ही में महालक्ष्मी बिल्कुल अजीब व्यवहार कर रही थी। कभी फ़ोन पर ज़्यादा बात करती, कभी अचानक चुप हो जाती। इसी दौरान पुलिस ने स्टोर के अटेंडेंस और ड्यूटी रिकॉर्ड्स चेक किए। यहीं पर एक बात उनके सामने आई। महालक्ष्मी के गायब होने के बाद स्टोर का एक और मेल वर्कर, जो कि महालक्ष्मी का टीम लीडर था, उसने भी अचानक से काम पर आना बंद कर दिया था। न ऑफिशियल लीव ली, न किसी को इन्फॉर्म किया और ना ही उसका फ़ोन रीचेबल था। टाइमिंग बिल्कुल मैच हो रही थी। जिस दिन से महालक्ष्मी स्टोर पर नहीं आई, उसी दिन से वो वर्कर भी गायब था। पुलिस के लिए ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं था। तुरंत उस वर्कर का बैकग्राउंड निकाला गया, एड्रेस वेरीफाई किया गया, फ़ोन नंबर चेक हुआ, लेकिन फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। यहीं से पुलिस को साफ हो गया कि इस आदमी का महालक्ष्मी से कुछ तो लेना देना है। अब इन्वेस्टिगेशन टेक्निकल साइड पर चली गई। महालक्ष्मी के मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज हिस्ट्री डिटेल्स निकलवाई गईं। डाटा चेक करते ही एक पैटर्न सामने आया। लास्ट कुछ हफ्तों में एक ही नंबर से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। कॉल्स भी वही, मैसेजेस भी वही, दिन हो चाहे रात, कांटेक्ट लगातार था। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करवाया। सर्विस प्रोवाइडर से डिटेल मांगी गई। महालक्ष्मी के बॉयफ्रेंड का नाम मुक्ति राजन रॉय निकला। ये वही आदमी था जो सिर्फ उसकी टीम का लीडर नहीं, बल्कि धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था।
अब चीज़ें काफ़ी हद तक साफ हो गई थीं। महालक्ष्मी का अचानक गायब हो जाना, उसी टाइम पर एक वर्कर का भी गायब होना और दोनों के बीच के रेगुलर कांटेक्ट, ये सब अलग-अलग चीज़ें नहीं थे। ये एक ही कहानी के दो अलग-अलग हिस्से थे। और अब पुलिस उस मोड़ पर खड़ी थी जहां इस केस का काला सच बाहर आने वाला था। अब पुलिस के पास सबसे स्ट्रॉन्ग लीड थी, मुक्ति राजन रॉय। पुलिस को अब बस पता करना था कि मुक्ति कहाँ पर है। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए पुलिस ने मुक्ति के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। पुलिस ने जब कॉल रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की, एक बहुत ज़रूरी बात सामने आई। लास्ट कुछ कॉल्स में एक नंबर बार बार आया था। ये नंबर मुक्ति राजन रॉय के छोटे भाई स्मृति राजन रॉय का था। पुलिस ने उसे लास्ट डायल्ड नंबर के तौर पर ट्रीट किया। पुलिस ने जब स्मृति की लोकेशन ट्रेस करी, पुलिस को पता चला कि स्मृति उड़ीसा में था। स्मृति राजन रॉय उड़ीसा के बहरामपुर शहर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वो वहाँ इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था और हॉस्टल में रहता था। पुलिस की एक टीम ने चुपचाप उस लोकेशन पर पहुंचकर स्मृति से बात की। स्मृति घबराया हुआ था, लेकिन उसने पुलिस से सच छुपाने की कोशिश नहीं की। उसने बताया कि मुक्ति उससे कुछ दिनों पहले 4 सितंबर को अचानक से मिलने आया था। मुक्ति का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। वो थका हुआ लग रहा था, परेशान था और बार-बार इधर-उधर देख रहा था। स्मृति ने पुलिस को बताया कि मुक्ति ने उसे सब कुछ बताया था। मुक्ति ने खुद कहा कि उसने 2 सितंबर की रात महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया था। उसने ये भी बताया कि झगड़े के बीच गुस्से में उसने पहले महालक्ष्मी को मारा और बाद में उसके शरीर के टुकड़े कर दिए। ये बात बताते वक्त मुक्ति के हाथ कांप रहे थे। मुक्ति ने स्मृति को सीधे वार्निंग दी। उसने कहा, तुम फौरन शहर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। मुक्ति नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसके भाई का नाम इस केस में आए। उसके बाद मुक्ति ने स्मृति को एक और बात बताई। उसने कहा कि वो बेंगलुरु छोड़कर सीधा अपने गांव, अपने माँ बाप के पास उड़ीसा जा रहा है। उसने स्मृति से कहा कि अगर बाद में कोई भी उससे पूछे तो वो बोले कि मुक्ति के बारे में उसे कुछ नहीं पता। मुक्ति के जाने के बाद स्मृति का उससे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, ना कॉल्स, ना मैसेजेस और ना कोई खबर। पुलिस के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अब पुलिस को साफ-साफ पता चल चुका था कि महालक्ष्मी का कत्ल मुक्ति राजन रॉय ने ही किया है। और अब पुलिस मुक्ति के घर और गांव की तरफ बढ़ चुकी थी, मुक्ति राजन रॉय को पकड़ने के लिए। पुलिस के पास सिर्फ एक ही जानकारी थी, मुक्ति राजन रॉय गांव गया है। बेंगलुरु पुलिस ने उड़ीसा पुलिस से बात की और मुक्ति के गांव के एड्रेस पर एक टीम भेजी। मुक्ति का गांव उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में था, एक छोटा सा गांव जहां उसका परिवार पुश्तैनी रूप से रहता था। पिता कभी प्राइवेट काम करते थे, कभी खेती-बाड़ी संभालते थे। माँ पूरा दिन घर में रहती थी और सारे घर की देखभाल करती थी। एक भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और दूसरा अभी स्टूडेंट था। इस घर के लिए मुक्ति सिर्फ एक बेटा नहीं, घर की सबसे बड़ी उम्मीद था। जब पुलिस गांव पहुंची तो मुक्ति घर पर नहीं मिला। गांव वालों ने बताया कि मुक्ति कल रात ही आया था और सुबह जल्दी घर से निकल गया। पुलिस को ये बात थोड़ी अजीब लगी और फिर 25 सितंबर के दिन कुछ ही देर बाद एक खबर आई जिसने सबको चौंका के रख दिया। घर से थोड़ी दूर एक कब्रिस्तान के पास एक पेड़ से एक लटकी हुई लाश मिली थी। पेड़ के नीचे एक स्कूटी खड़ी थी, वही स्कूटी जो मुक्ति के पिता की थी। लाश के पास एक बैग पड़ा हुआ था। जब बैग खोला गया, उसके अंदर मिला मुक्ति का मोबाइल फोन, कुछ कपड़े, एक लैपटॉप और मुक्ति की डायरी। इसी डायरी के अंदर पुलिस को एक सुसाइड लेटर मिला जिसने पूरी कहानी को सामने रखा। लाश की पहचान हुई, ये मुक्ति राजन रॉय की ही लाश थी। मुक्ति ने खुदकुशी कर ली थी। बेंगलुरु पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। जब सुसाइड लेटर पढ़ा गया तो उसकी हर एक लाइन दर्द से भरी हुई थी। लेटर टूटी फूटी इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर था। मुक्ति ने लेटर में बताया कि उसकी जिंदगी कैसे महालक्ष्मी ने बर्बाद कर दी थी। उसने लिखा कि दोनों की मुलाकात उसी कपड़ों के स्टोर में हुई थी जहां दोनों काम करते थे। पहले बातें हुई, फिर दोस्ती हुई और धीरे धीरे मुक्ति को महालक्ष्मी से प्यार हो गया। उसने लिखा कि उसे महालक्ष्मी के पास्ट के बारे में सब कुछ पता था,
लेकिन उसने कभी भी उस पर उंगली नहीं उठाई। उसके लिए सिर्फ आज और भविष्य मायने रखता था। लेटर में मुक्ति ने ये भी लिखा कि उसे तो महालक्ष्मी से प्यार था, लेकिन महालक्ष्मी उसका इस्तेमाल पैसों के लिए कर रही थी। उसने लिखा था कि उसने लगभग 4 लाख रुपए के गहने, गोल्ड चेन्स, हार और काफी महंगी चीजें महालक्ष्मी को गिफ्ट दी थीं। मोबाइल फोन, कपड़े और पैसे, जिन चीजों की महालक्ष्मी को जरूरत होती थी, वो मुक्ति उसको दे दिया करता था। इसके बाद भी महालक्ष्मी की पैसों की और मर्दों की भूख कम नहीं हुई। मुक्ति ने देखा था कि रिलेशनशिप के शुरुआती कुछ महीनों के बाद महालक्ष्मी काम पर हर वक्त फोन में लगी रहती थी। महालक्ष्मी ने कई लड़कों के साथ भावनात्मक और जिस्मानी संबंध बना रखे थे। जब मुक्ति ने इस पर सवाल उठाया तो दोनों के बीच में झगड़े होने लगे। लेटर के एक हिस्से में मुक्ति ने लिखा कि महालक्ष्मी गुस्से में उस पर हाथ उठा देती थी। कई बार तो उसके शरीर पर छोटी मोटी चोटें भी आ जाती थीं। फिर भी वो रिश्ता छोड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि रिश्ता तो बिगड़ चुका था, लेकिन भावनात्मक लगाव अभी भी था। मुक्ति ने लिखा कि महालक्ष्मी उस पर शादी का दबाव बनाने लगी थी। एक तरफ शादी और दूसरी तरफ उसका चरित्र, ये बात अंदर से मुक्ति को तोड़ रही थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक जोरदार झगड़ा हुआ। फिर 2 सितंबर 2024 को मुक्ति ने महालक्ष्मी को कॉल किया और मिलकर झगड़ा सुलझाने की बात की। महालक्ष्मी ने सीधा मना कर दिया। जब मुक्ति ने जिद की और घर आने की बात कही, तो महालक्ष्मी ने अशोकनगर पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट फाइल कर दी। फिर मुक्ति जब उससे मिलने उसके कमरे आ रहा था, बीच रास्ते में पुलिस ने उसे पकड़कर उसे मारा पीटा और उसे हवालात में डाल दिया। हवालात से छोड़ने के लिए उसकी जेब में पड़े हुए उनने 10,850 रुपए उससे ले लिए। इन सब के बाद भी वो महालक्ष्मी से बात सुलझाना चाहता था, इसलिए उसने दोबारा कॉल किया और इस बार महालक्ष्मी ने रात में उसे घर आने दिया। मुक्ति ने लिखा कि वयाली कमल के उस फ्लैट पर बातचीत के दौरान उनकी फिर से बहस हो गई। शादी का दबाव, पुराने झगड़े और गुस्सा सब एक साथ फट गए। बहस के दौरान महालक्ष्मी ने फिर से उस पर हाथ उठा दिया और इसी पर मुक्ति के सब्र का बांध टूट गया। उसने पूरी ताकत से पास पड़े हुए स्टूल को महालक्ष्मी के सर पर दे मारा, जिससे महालक्ष्मी की तुरंत ही मौत हो गई। उसके बाद वो पूरी रात लाश के पास बैठा रहा। पहले उसने सोचा कि लाश को एक काले सूटकेस में भरकर बाहर फेंक देगा, लेकिन एरिया काफी भीड़ भाड़ वाला था। इसलिए अगले दिन 3 सितंबर की सुबह लगभग सुबह के 11 बजे वो पास की दुकान से एक तेजधार चाकू खरीदता है। उस चाकू से उसने महालक्ष्मी की लाश के 59 टुकड़े किए। सूटकेस का प्लान छोड़कर उसने घर में रखे हुए 165 लीटर के फ्रिज में उसे भर दिया। ऊपर वाले शेल्फ पर पैर और नीचे वाले शेल्फ में सिर। उसका प्लान था कि टुकड़ों को वो थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगाएगा, लेकिन बाद में वो इतना ज़्यादा डर गया कि उसका दोबारा उस कमरे में जाने का कभी मन ही नहीं किया। उसके बाद उसने पूरे घर को अच्छे से साफ किया, बाहर से ताला लगाया और वहां से चला गया। लेटर के आखिरी हिस्से में मुक्ति ने लिखा कि उसे अपने किए पर बहुत अफसोस था और वो पुलिस के हाथ लगने से पहले सब कुछ खत्म करना चाहता था। डायरी के आखिरी हिस्से में डेट लिखी हुई थी, 13 सितंबर 2024। इसका मतलब था कि मुक्ति को पहले से एहसास हो चुका था कि सच कभी न कभी बाहर आ ही जाएगा। बेंगलुरु पुलिस जब तक उस तक पहुंचती, उससे पहले ही मुक्ति ने अपना फैसला कर लिया था। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।